सन 1950, उम्र 18 साल, एक क्लर्क के रूप में काम करने के लिए एक हिंदुस्तानी युवा यमन देश पहुंचता है। वहां पर एक बंदरगाह पर बहुत बड़ी कंपनी में बहुत छोटी सी नौकरी से शुरुआत करता है और अचानक उस देश की करेंसी रियाल गायब होने लग जाती है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है, करेंसी कहां जा रही है। और सोर्स ढूंढने जब निकलते हैं तो पता चलता है कि बंदरगाह पर एक छोटा सा क्लर्क खुला ऑफर देकर बैठा है, जिसके पास जितनी करेंसी ले आओ। और जब गहराई से जांच की गई तो पता चला वो तेज दिमाग क्लर्क उसने पहचान लिया था कि हर सिक्के में जो सिल्वर है वो करेंसी की एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। वो सबसे सिक्के लेता, उनको पिघला देता और उसकी चांदी को ब्रिटिश व्यापारियों को बेच देता। 3 महीने लग गए सरकार को पकड़ने में उस तेज बुद्धि वाले आदमी को, तब तक वो लाखों रुपया कूट चुका था। कौन था वो शख्स? धीरज लाल हीराचंद अंबानी। वो अंबानी जिसके सपने देखकर हर इंसान बड़ा होता है। वो अंबानी जिसकी चर्चा हर स्कूल, हर कॉलेज, हर घर, हर बिजनेस कोचिंग, हर मोटिवेशनल सेशन में होती है। वो अंबानी जिसके अंदर अमेरिकन स्टाइल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थी। वो अंबानी जिसके अंदर जापानीज का फोकस था और सबसे तेज गुजराती दिमाग था। इन तीनों का मिश्रण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन धीरूभाई अंबानी की जिन्होंने महज 3 कुर्सी और 1 टेबल से रिलायंस लगा दिया, और जिन्होंने अपना ही माल खुद को बेच दिया, जिनके बारे में लोग चोरी छुपे कहते हैं। वो अपने लिए नियम बनवाते थे और वो अपनी सरकार खुद चलाते थे। दोस्तों, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल खजाना है। खजाना यहां पर JRD टाटा से लेकर इलॉन मस्क से लेकर वारेन बुफे से लेकर अजीम प्रेमजी से लेकर आनंद महिंद्रा से लेकर सब पर केस स्टडीज है। एक एक वीडियो से इतना लेसन मिलेगा कि अगले कई सालों की ग्रोथ का रास्ता खुल जाएगा। तो आज की केस स्टडी बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज की केस स्टडी में धीरूभाई अंबानी के जीवन के अनछुए पहलुओं पर बात होगी। कड़वे कड़क बिजनेस लेसन्स मिलेंगे और आज जब इस केस स्टडी के बाद आप बाहर निकलेंगे, आप बदल चुके होंगे, आपके सपने बड़े हो चुके होंगे और आप किसी सबसे बड़ी बाधा को उखाड़ने के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि आप धीरू भाई की तरह ना सुनना स्वीकार नहीं करेंगे। लोग सोचते हैं कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाली पहली नौकरी धीरू भाई ने की। अरे नहीं भाई, 12 साल की उम्र में धीरू भाई ने क्या किया आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक फल्ली तेल की दुकान से होलसेल फल्ली तेल खरीदा, सड़क पे गए रिटेल में लोगों को बेच मारा और कमाई जाकर अपनी मम्मी के हाथ में रख दी। कुछ साल बाद एंटरप्रेन्योरशिप का लेसन कैसे किया उन्होंने? माउंट गिरनार गुजरात में चाट पकौड़ों का ठेला लगा दिया। एक व्यक्ति आया, उसने बोला, शक्ल से तो तुम बड़े अच्छे घर के लगते हो यार, चाट पकौड़ा बेच रहे हो, इतना छोटा काम कर रहे हो। धीरू भाई ने उस दिन उससे कहा, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, और इस सिद्धांत को उन्होंने जीवन भर फॉलो किया। दोस्तों, 12 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है? तो यदि आप अपने बच्चों से ये कहते हैं अभी बहुत छोटी उम्र है, छोड़ दीजिए। यदि आप अपने बारे में ये सोचते हैं अभी बहुत छोटी उम्र है, छोड़ दीजिए। यदि आप सोचते हैं कोई धंधा छोटा है, तो याद रखिए, चाट पकोड़े वाला आदमी हिंदुस्तान कॉरपोरेट जगत का महानायक बन सकता है। शुरुआत कभी भी कहीं से भी आज अभी इस क्षण की जा सकती है। आज के इस पहले लेसन से मैं इस केस स्टडी की शुरुआत करता हूं। 29,000 शिलिंग मतलब $3,000 लेके 1958 में धीरूभाई अंबानी इंडिया चले आए। साथ में थी कोकिला बेन, गोद में थे मुकेश और कोकिला बेन के पेट में थे अनिल। और धन्यवाद धीरूभाई, यदि आप नहीं आते तो इस देश को मुकेश अंबानी नहीं मिलते। दुनिया के सबसे बड़े रईसों में यह देश का कोई व्यक्ति शुमार नहीं होता। दोस्तों, गुजराती दिमाग था। सबसे पहले गुजरात की मिट्टी छुएगा। गुजरात पहुंचे, सौराष्ट्र पहुंचे और वहां पर उन्होंने ऑटोमोबाइल स्पेयर्स का बिजनेस करने का निर्णय लिया। उनके एक दोस्त ने थोड़ी देर बाद की दोस्त हिल गया। दोस्त ने बोला, भाई ये ऑटोमोबाइल के धंधे में बहुत नुकसान है, छोड़। तेरी बुद्धि बड़ी है, तू बड़ा करने बना है, बड़ी मंडी में जा। और वहीं पर धीरू भाई को बात जच गई। उन्होंने बोला, बड़ा करना है तो बड़ी मंडी में जाना पड़ेगा। आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको लगता है ना आपके में टैलेंट है,
यदि आपको लगता है आपके आइडिया में दम है, यदि आपको लगता है कि कुछ बड़ा करना है, इतिहास रचना है, छोटे शहरों से बाहर निकलो, बड़ी मंडियों तक पहुंचो, जैसे धीरूभाई ने मुंबई का रुख किया। एक फोन, एक टेबल और 3 कुर्सी, 350 स्क्वायर फीट मस्जिद बंदर में इन्होंने अपने सेकंड कजिन चंबक लाल जी के साथ मिलकर ऑफिस खोला। किसका ऑफिस? दिल थाम लीजिए, आज जो रिलायंस है उसका ऑफिस। और ऑफिस इतना बड़ा था कि कोई गेस्ट आ जाए, मिलने वाले आ जाए, मीटिंग के लिए आ जाए, तो खुद धीरूभाई उठ के यूं टहलने लग जाते थे और टहलते टहलते यूं दिखाते थे सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, जबकि असलियत ये थी वहां पर बैठने की जगह कम थी, कुर्सियां कम थी। लेसन क्या है? आज छोटी शुरुआत की जा सकती है। हो सकता है आज आपके पास ऑफिस के लिए स्पेस ना हो, आइडिया बड़ा होना चाहिए। हो सकता है आज आपकी टीम बड़ी ना हो, सोच बड़ी होनी चाहिए। हो सकता है आज आपके पास साधन नहीं हो, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। जिनके भी बिजनेस में पार्टनर्स हैं, जो भी ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिए। धीरूभाई अंबानी का पार्टनरशिप का बिजनेस था। दमानी उनके पार्टनर थे। धीरूभाई अंबानी की स्पीड बहुत तेज और दमानी थोड़ा डर डर के, रुक रुक के, सोच सोच के व्यापार करने वाले। एक बार धीरूभाई को लगा यान का रेट बढ़ेगा। उन्होंने उसको होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, स्टोर करना, स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया। स्टॉक बढ़ गया। दमानी घबरा गए। उन्होंने धीरूभाई से कहा एक्सपोजर कम करो। धीरूभाई ने समझाने की कोशिश की, दमानी नहीं माने। दोनों के बीच सोच का गैप था, दोनों के बीच स्पीड का गैप था। नॉर्मल बिजनेस ओनर क्या करता? अब यार पार्टनर नहीं मान रहा है तो क्या करें, छोड़ो, जाने दो। धीरूभाई सुनने वालों में से नहीं थे। क्या किया उन्होंने, और ये किस्सा सुनाते वक्त मेरे अंदर गुदगुदू सी हो जाती है। उन्होंने खुद को माल बेच मारा और इसको सीक्रेट रखा। दमानी को उन्होंने ये दिखाया सारा माल बेच दिया है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने वो माल सारा का सारा खुद को बेच दिया था। 3-4 हफ्ते बाद यान का रेट बहुत तेज हो गया। उसके बाद उन्होंने दमानी जी को असलियत बताई और एक बात कही, बिजनेस नहीं आता तो बीच में हस्तक्षेप मत करो। इफ यू डोंट नो बिजनेस, डोंट इंटरफेयर। सारी फर्में मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत सारे घरों में बिजनेस इसलिए स्लो हैं क्योंकि कई टैलेंटेड लोग हैं, स्पीड से जाना चाहते हैं, लेकिन कोई दूसरा उनको रोक रहा है। एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई दूसरा उनको रोक रहा है। नई प्रोडक्ट लाइंस लाना चाहते हैं, कोई दूसरा उनको रोक रहा है, क्योंकि सोच का फर्क है और स्पीड का फर्क है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप रुक जाइए, अपने टैलेंट को जाने दीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को खो दीजिए, या चैलेंज कीजिए अपने पार्टनर को, उसके सामने खड़े होइए। और यदि वो पार्टनर नहीं माने तो क्या करेंगे? आम रहना स्वीकार कर लेंगे, चुपचाप बिजनेस को नैरो डाउन कर लेंगे? नहीं, वो करना जो धीरूभाई ने किया। उन्होंने अपने पार्टनर को उसके बिजनेस के हिस्से की कीमत देकर विदा कर दिया। कभी कभी आपको अपने पार्टनर्स को विदा भी करना पड़ेगा, ईमानदारी से सलाम भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी कम टैलेंटेड और स्लो आदमी को हक नहीं है कि वो ज्यादा टैलेंटेड आदमी के पैरों की बेड़िया बन जाए। अभी 2 दिन पहले एक बिजनेस कंसर्न, एक बहुत बड़ा ज्वाइंट फैमिली बिजनेस मेरे पास पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आया। वहां सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? 4 भाइयों में 2 को दिख रहा था बिजनेस में जबरदस्त स्कोप है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लोन लेना पड़ेगा, कुछ 1-2 लोगों को शहर छोड़ के दूसरे शहरों में ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी, और 2 लोग तैयार नहीं थे। और पिछले 7-8 साल से सारी ग्रोथ अटक गई थी क्योंकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, और घर के कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना बहुत कठिन होता है। 3 घंटे की उन्होंने जब मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ली तो मैंने उनको यूं झंझोड़ के उनकी आंखें खोल दी, और वो बचे हुए 2 बिजनेस ओनर जो बिल्कुल भी लिबर्टी देने को तैयार नहीं थे, उन्होंने वहीं कुछ ऑन स्पॉट निर्णय लिए और लिबर्टी देना तय किया। पूरी तय नहीं की, अभी भी कुछ लिबर्टी देना तय किया, और वो 2 मेरे लिए थैंकफुल हुए। सर, बाहर वाले थे आपने न्यूट्रल होकर सुना, लॉजिक के साथ समझाया, करके पार्टनर मान गए। मैं आज सारे देश में जितने भी लोग पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली बिजनेसेस के साथ काम कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप कोई कंफ्लिक्ट फेस कर रहे हैं, कोई ट्रबल फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको कंसल्टेंसी देने को तैयार हूं। आप लोग मिलकर एक साथ बिजनेस गुरुकुल, VIP बिजनेस ऑडिट जैसे प्रोग्राम्स कीजिए, क्योंकि जब तक एक जैसा इनपुट
दिमाग में नहीं जाएगा, एक जैसा आउटपुट नहीं निकलेगा। जब कुछ बड़ा करने की सोचोगे, चारों तरफ से सवालों से घिर जाओगे और गलती से असफल हो गए एक आध बार तो लोग जाने कौन कौन सा लेबल चिपका देंगे। लेकिन धीरू भाई का ये सुपर पावरफुल स्टेटमेंट याद रखना, जब सड़क पर चलोगे तो बहुत सारे कुत्ते भौंकेंगे। क्या करोगे? रुक के एक एक कुत्ते को पत्थर मारोगे या चुपचाप आगे बढ़ते जाओ, हाथ में बिस्किट्स का पैकेट रखो, जो भौंके मुंह में बिस्कुट डालो और आगे बढ़ो। यह किस्सा सुनकर आप में से कई लोगों को अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे शर्म आ जाएगी, बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। नरोदा में एक फैक्ट्री फुल शिफ्ट में चल रही थी। धीरू भाई उसी वक्त नए नए मैन्युफैक्चरिंग में आए थे, मार्केट टाइट था और खुद सुबह 6 बजे उठकर इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते थे, संघर्ष कर रहे थे कैसे भी करके फैक्ट्री प्रॉफिट में आनी चाहिए। अचानक कुछ मशीनों के स्पेयर पार्ट खराब हो गए और स्पेयर पार्ट्स को जर्मनी से अर्जेंटली मंगवाना पड़े। उनकी सारी मशीनें मॉडर्न होती थी, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया धीरू भाई अंबानी डेडली कॉम्बिनेशन थे अमेरिकन एंटरप्रेन्योरशिप के, जापानीज टेक्नोलॉजी फोकस के और गुजराती बुद्धि के। अब उन्होंने क्या किया, मुंबई में पार्ट्स आ गए लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था। कोई ऐसा कारण था, उस दिन कोई भी ट्रांसपोर्टर जाने को तैयार नहीं था। कोई और होता तो क्या करता, आप होते तो क्या करते, मैं होता तो क्या करता, बैठ जाते, रुको रुको रुको। धीरू भाई ने क्या किया, उन्होंने आओ देखा ना ताओ 2 ट्रक खरीदे, उन ट्रकों में डालकर स्पेयर पार्ट अहमदाबाद भेजे और वहां पर जाके उन ट्रकों को बेच दिया। महज स्पेयर पार्ट मुंबई से अहमदाबाद भेजने के लिए महज एक दिन के लिए कोई आदमी ट्रक खरीद सकता है। खरीद सकते हैं जिनके सपने इतने बड़े हों कि वो छोटा नुकसान देखने की बजाय हमेशा बड़े फायदे पर फोकस करें। आपसे एक बड़ा सवाल, छोटे नुकसान में उलझे, माइक्रो मैनेजमेंट में उलझे या बड़ा सपना है? क्योंकि बड़े सपने के लिए जब बढ़ेंगे तो कई छोटे नुकसान होंगे और बड़ा फायदा जब भी देखेंगे कई छोटा फायदा छोड़ना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी की सबसे यूनिक खूबी क्या थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनसे चिढ़ते भी थे, जलते भी थे, परेशान भी रहते थे और बहुत सारे लोग लगातार ये सोचते रहते थे हम ऐसा कैसे करें, हम ऐसा कैसे बने। 1971 गवर्नमेंट ने हाई यूनिट वैल्यू स्कीम लॉन्च की। नायलॉन भेजो, पॉलिस्टर मंगाओ, मतलब एक्सपोर्ट करो, उसके बदले में इंपोर्ट करो। और उस समय रिलायंस ने अपना 60% एक्सपोर्ट इसी स्कीम से किया। चारों तरफ से एलिगेशन आए, इल्जाम आए, ये स्कीम रिलायंस के लिए बनी है, सरकार रिलायंस के लिए काम कर रही है। तो धीरू भाई का जवाब क्या था, वो कहते स्कीम सबके लिए थी। जब आपको पता था इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो आंख बंद करके क्यों बैठे थे? किसी ने रोका था क्या आपको कमाने से? धीरू भाई अंबानी एक चीज जानते थे कि पहले रिश्ते बनेंगे फिर पैसे बनेंगे। हर पार्टी में उनके रिश्ते थे, ब्यूरोक्रेसी में उनके रिश्ते थे। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। कुछ लोग कहेंगे सही था, गलत था, लेकिन मैं कहूंगा यदि अपने सपनों को हासिल करने के लिए साम दाम दंड और भेद कोई व्यक्ति लेने को तैयार है तो वो गलत नहीं है। और धीरू भाई अंबानी का एक डायलॉग पूरे दुनिया को जिसने हिला दिया, मैं हर किसी को सलाम करना जानता हूं। आज आपसे एक बात कहता हूं, यदि व्यापार करना है तो आज का जमाना ऐसा है कि हर किसी के साथ आपको संबंध रखने होंगे। वो चाहे पॉलिटिशियन हो, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, वो चाहे इंडस्ट्री लीडर्स हो, वो चाहे लेबर यूनियंस हो, इनके बिना व्यापार नहीं हो सकता। और यदि आप अपनी जगह पर अड़ के व्यापार करने का सोचेंगे, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गलत माल दें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि चीट करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं यदि लोग बाधा खड़ी करेंगे तो क्या आप अपने सपनों को छोड़ देंगे या उन बाधाओं को बाईपास करने का रास्ता निकालेंगे? और यहां पर एक क्षण के लिए सही क्या है गलत क्या है छोड़िए, क्योंकि हम एक महानायक की स्टडी कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान को सपने देखने का साहस दिया। वो क्या कहता है, एक मूवी डायलॉग में सुनते हैं। सरकारी दरवाजे थे ये आप लोग के बनाए हुए, या तो लात मार के खुलते थे या जी हजूरी देके। मैंने दोनों किया। जहां लात मार सकता था लात मारी, जहां आपने बोला सलाम दो मैंने बोला सलाम लो।
बिजनेस गुरुकुल में, बिजनेस ऑडिट में अक्सर बिजनेस ओनर्स मुझसे कहते हैं, सर कॉम्पिटिटर घुसने नहीं देते, मार्केट को ऐसा टाइट बना के रखा हुआ है, दीवारें खड़ी की हुई। आपने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा। 1978 में धीरू भाई ने जब इसी सिचुएशन को फेस किया तो उन्होंने क्या किया, ये लेसन है आपके लिए कि आप क्या करेंगे। उन्होंने तय किया कि अब विमल को डोमेस्टिक मार्केट में लेकर आना है। तो सबसे पहले प्राइसिंग, सबने उनको सलाह दी प्राइस कम रखो। उन्होंने कहा नहीं, प्राइसिंग में हाई रखूंगा क्योंकि मेरी प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर है। पहले दिन से प्रोडक्ट को एटीट्यूड के साथ मार्केट में लेकर आए। उसके बाद उन्होंने यह समझा कि जनता को यह प्रोडक्ट समझाना, इसकी क्वालिटी समझाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पूरी ब्रांड वैल्यू फिलॉसफी, ब्रांड प्रमोशन फिलॉसफी बनाई और उस फिलॉसफी का कॉर्नर स्टोन था क्वालिटी, क्वालिटी और क्वालिटी। वो ये मानते थे कि देश की जनता को यदि मैं अफोर्डेबल रेट पर क्वालिटी परोसूंगा तो वो जरूर से जरूर लेंगे। लेकिन जब वो बाजार में गए, बाजार में खलबली मच गई। लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही थी कि एक नई कंपनी आकर इतनी एग्रेसिव कैसे हो सकती है, अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर कैसे बना सकती है, क्वालिटी पर इतना बड़ा फोकस, इतनी बड़ी कैंपेन कैसे रन कर सकती है। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, लोग नहीं माने। कोई और होता हिम्मत छोड़ देता। वो धीरू भाई थे। और आपको भी लेसन लेना है, कंपटीशन को उसी के तरीके से निपटाना है, बाजार नहीं छोड़ना है। उन्होंने क्या किया, उनका सबसे बड़ा राइवल कॉम्पिटिटर था बॉम्बे डाइंग। उन्होंने निर्णय लिया इन्हीं की तर्ज पर स्टोर खोलूंगा। उन्होंने लोगों को बोला मैं आपको पैसे का सपोर्ट दूंगा, मैं आपको मार्केटिंग का सपोर्ट दूंगा, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का सपोर्ट दूंगा, मैं एक नंबर प्रोडक्ट दूंगा, माल बेचिए। और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में विमल छा गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने नियरेस्ट कंपटीटर से 400%, सोच के देखिए 400% ज्यादा एड बजट रखा। और क्या हुआ, कुछ सालों में कंपनी ओन्ड 20 आउटलेट, 20,000 रिटेल आउटलेट तक विमल पहुंच गया और 1000 फ्रेंचाइजी खुल गई और लोगों की जबान पर छा गया। Dressing up new India. और आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि कंपटीशन में रहना चाहते हैं तो अपने यूएसपी को ध्यान से देखिए। प्राइस वॉर, सिर्फ प्रोडक्ट का रेट सस्ता करने से कुछ नहीं होगा। यदि मार्केट में हमला करना है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, एग्रेसिव कैंपेन्स चलानी पड़ेगी, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भरोसा दिलाना पड़ेगा। मैं खड़ा हूं आपके पीछे, मैं आपको हर किस्म का सपोर्ट देने को खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं यदि उस महानायक का कुछ अंश भी हमारे भीतर आ जाए ना, हम वो एग्रेसिव व्यापार कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और कोई शहर, कोई देश, कोई बाधा नहीं रहेगी। दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा था, हजारों लोग एक स्टेडियम में बैठे थे, जमा थे, मैच देखने के लिए नहीं थे, रैली देखने के लिए नहीं थे। उनकी गोद में बच्चे थे, हाथ में टिफिन था, आंखों में उम्मीद थी और सब इंतजार कर रहे थे अपने मसीहा का। कौन था मसीहा, क्या कह रहा था वो? उसने उस दिन आवाज लगाई, अलख जगाई, बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। और इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं मेरे अंदर गूज बम्प्स है। मैं बता नहीं सकता कि मैं किस इमोशन से गुजर रहा हूं। ये सपना कोई देख सकता था कि एक कंपनी एक स्टेडियम में मीटिंग करेगी? वो व्यक्ति देख सकता था जिसने हिंदुस्तान को इक्विटी के कल्चर से रूबरू कराया, जिसने देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाया, जिसने महज 10 रुपए में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को अपना पार्टनर बना दिया। और सोचिए इमोशन, जब कोई ये बात कहता है, रिलायंस के कुछ शेयर बेचकर मैंने अपनी बेटी की शादी की, मेरा मकान मैंने रिलायंस के कुछ शेयर बेच के बनाया। छोटे छोटे लोग महज कुछ शेयर के साथ आज लखपति, करोड़पति हैं। ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ जाता है धीरू भाई अंबानी को। और यदि आप और हम स्टॉक मार्केट की इतनी चर्चा करते हैं और इतने आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं तो सीधे सीधे हम सबको अंबानी जी को सलाम करना चाहिए। और ये अंतिम किस्सा सुनाते हुए इस वक्त मेरी आंख में हजारों बल्ब जल रहे हैं। आपसे कहना चाहता हूं, कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी मुश्किलें आए, वो मुश्किलें आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, अरे आप अपंग क्यों ना हो जाएं,
उसके बावजूद भी आप सपने देख सकते हैं, उसके बावजूद भी आप विजन रख सकते हैं। धीरू भाई का यह किस्सा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सुबह मुकेश भाई और अनिल भाई धीरू भाई जी के कमरे में पहुंचे। धीरू भाई बीमार थे, 2002 की बात है। उनको एक तरफ पैरालिसिस हो चुका था, स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट हटी नहीं थी। बच्चों ने पापा से कहा, पापा बहुत टेंशन हो रहा है। क्या बात है? इतना कंपटीशन है मार्केट में, इतनी टेलीकॉम कंपनियां, उस बीच हम रिलायंस लेके आ रहे हैं, टेलीकॉम में घुस रहे हैं, कैसा करें? धीरू भाई अंबानी ने हंसते हुए जो जवाब दिया, यह जवाब विपरीत परिस्थितियों में कितनी क्रांतिकारी सोच रख सकते हैं उसका उदाहरण है। उन्होंने अनिल से कहा, अनिल ये बताओ, सबसे सस्ते रेट पर लोग किस कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं? और अनिल सोच में पड़ गए। अनिल ने कहा, पापा पोस्ट कार्ड। धीरू भाई ने जवाब दिया, जिस दिन लोग पोस्ट कार्ड के रेट पर फोन को पालेंगे उस दिन पूरा भारत इसको अडॉप्ट कर लेगा, पूरा भारत इसका दीवाना हो जाएगा। हिंदुस्तान को कम रेट पर अच्छी चीजें दो, हिंदुस्तानी तुरंत लेता है। आपको पता है तब कॉल का रेट क्या था? 15 रुपए। और रिलायंस ने कितने में लॉन्च किया? 15 पैसे। और मुस्कुराते हुए धीरू भाई ने कहा, जाओ अनिल, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और बच्चों ने जवाब दिया, पापा आपने तो स्लोगन दे दिया। और यहां जन्म हुआ था रिलायंस का। रिलायंस इंफोकॉम, जैसा उन्होंने सोचा था। एक सपना हुआ साकार, एक सपना हुआ साकार। वो रिलायंस भले आज नहीं है, अनिल जी की कुछ डिसीजन मेकिंग की गड़बड़ियों की वजह से वो नहीं चल पाया, लेकिन मुकेश ने उन सपनों को सच कर दिखाया और जियो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यदि मुकेश अंबानी के विजन की बात करेंगे तो वो विजन कहां से आया? पद्म विभूषण धीरू भाई अंबानी जी ने यह विजन दिया। आज उनके बच्चे दुनिया पर राज करने का सोच रहे हैं। वो विजन कहां से आया? वो विजन उन मुश्किलों से आया जिन मुश्किलों में धीरू भाई पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, या मसाले बेचा करते थे, या किसी देश की करेंसी को गायब किया करते थे। सार ये है, धीरू भाई अंबानी हमारे लिए एक चलता फिरता एमबी है। इस केस स्टडी को आपने देखा। मैं चाहता हूं इस वक्त आप अपनी जगह पर खड़े होकर इस महानायक को सलाम करें, जिस महानायक ने हिंदुस्तान को सपना देखना सिखाया। और 6 जुलाई इनकी पुण्यतिथि है। ये व्यक्ति शरीर से अब इस संसार में नहीं है, इस देश में नहीं है, लेकिन धीरू भाई अंबानी ये सोच कोई ताकत मिटा नहीं सकती। जब जब कोई व्यक्ति बड़े सपने देखेगा, जब जब कोई व्यक्ति गरीबी की बेड़ियों को तोड़ेगा, जब जब कोई व्यक्ति इतिहास रचने का सोचेगा, तब तब वो धीरू भाई अंबानी के सपने जरूर देखेगा। यहां इस क्षण मैं धीरू भाई अंबानी को सैल्यूट करता हूं। थैंक यू धीरू भाई। मैं तैयार